अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। ठीक है, इसके बारे में आप तफसील से बताऊंगा किसने पेश किया था और ये क्यों किस तरह आया है। ठीक है, तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में जाने से पहले आप देखना है, इससे पहले दो थ्योरीज थे न्यूटन के पैदाइश से पहले या न्यूटन के दौर से पहले। ठीक है, एक जियोसेंट्रिक थ्योरी थी और सेकंड नंबर हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी में ये बताया गया था कि ये जो अर्थ है, यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है अर्थ, ये अर्थ जो है ना सेंटर में है। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में अर्थ क्या है, सेंटर में, और इसके इर्द गिर्द सन और दूसरी सियारे क्या करते हैं, घूमते हैं, जिस तरह ये डायग्राम में मैंने मेंशन किए हैं। ठीक है, और ये जो था ये थ्योरी ये इनकरेक्ट या रॉन्ग थी। असल थ्योरी जो थी ये नहीं थी। असल थ्योरी ये है कि इस के अंदर इस सेंटर में सन है। ठीक है, और इसको हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, सो बिफोर 600 देयर वर टू थ्योरीज। 600 से पहले 1600 सदी से पहले क्या दो थ्योरीज थे। ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक अर्थ जो है ना ये सेंटर में, सन के साथ जितनी भी प्लैनेट्स हैं ये अर्थ के इर्द गिर्द क्या करती हैं, घूमती हैं। और ये थ्योरी जो थी ना ये रॉन्ग थी, गलत थी और इनकरेक्ट थी। ठीक है, अच्छा, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ये एक थ्योरी है, ये भी एक थ्योरी थी। इसके मुताबिक सन जो है ना ये सेंटर में और इसके इर्द गिर्द अर्थ और साथ में जितनी सी आ रही हैं ये इर्द गिर्द घूमती हैं। और ये क्या थी, एक करेक्ट थ्योरी थी। इसके जो खामी था, इसका जो मानने वाला था वो गैलीलियो था और कैप्रिकॉन्स वगैरह, ये सारे साइंटिस्ट थे, इसके मानने वाले थे कि असल में जो सिस्टम है हमारा सोलर सिस्टम में, इसमें सन जो है ना ये दरमियान में, बाकी जितनी सी आ रही हैं इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, हीलियोसेंट्रिक। ठीक है, और ये थ्योरी जो है ना इसका मानने वाला पेटालमी था। ठीक है, अच्छा, न्यूटन जब पैदा हुआ तो उसने सोचना शुरू कर दिया कि ये जो सिस्टम चल रहा है ना वैसे तो नहीं चल रहा, इसके लिए कुछ हैं जो ये सन के इर्द गिर्द जो है ना ये सारे सियारे जो है ना विद ज़मीन गर्दिश करते हैं। तो सोचा कि यहाँ पे कुछ है। ठीक है, तो उसने कहा कि यहाँ जो कुछ है सन और अर्थ के दरमियान या अदर प्लेनेट के दरमियान या अर्थ और मून के दरमियान, उसने उसका नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसका मतलब है अट्रैक्शन ऑफ टू बॉडीज, मींस द अट्रैक्शन ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज के दरमियान अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, जो दो बॉडी के दरमियान जो अट्रैक्शन है ये क्या है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और इसको न्यूटन ने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का नाम दिया है। ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी स्टेटेड एज एवरी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरीबडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हर बॉडी जो है ना यूनिवर्स में एक दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ। ये फोर्स जो है ना जो दो बॉडीज़ के दरमियान जो प्रोडक्ट मासेज हैं, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ मास इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो फोर्स इंक्रीज़ होगा, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ मास डिक्रीज़ है तो फोर्स डिक्रीज़ होगा। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो सेंटर का डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर सेंटर तक, एक मास के सेंटर से लेकर दूसरे मास के सेंटर तक जितना डिस्टेंस है इसका स्क्वायर ले। ठीक है, तो ये फोर्स के साथ इन्वर्स रिलेशन में, अगर आप ये डिस्टेंस इंक्रीज़ करें तो फोर्स डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस को डिक्रीज़ करें तो फोर्स इंक्रीजेस। ठीक है, ये है हमारा स्टेटमेंट ऑफ द ग्रेविटेशन। ठीक है, अच्छा, एक्सप्लेनेशन में ज़रा देखिए, न्यूटन ने इसमें एक इजाफा कर दिया। न्यूटन वेंट अ स्टेप फर्दर इन हिज एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इन हिज एग्जामिनेशन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट
ही कंक्लूड दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द डिफरेंट प्लैनेट इन देयर ऑर्बिट। तो उसने यहाँ पे से कंक्लूड किया है, उसने नतीजा हासिल किया है, जितनी भी प्लैनेट से अपने ऑर्बिट में घूमती हैं तो फोर्स की वजह से घूमती हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट से सन के इर्द गिर्द है, और हर प्लैनेट्स की अपनी एक ऑर्बिट से जो फोर्स की वजह से सन के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो उसने कहा द सन सीम्स टू डाइमेंश एज ए इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर सेंटर तक, सन के सेंटर से लेकर मून की अर्थ के सेंटर तक, ये इनवर्स स्क्वायर है। ये डिस्टेंस क्या है? इनवर्स स्क्वायर है, ठीक है। इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। दिस लेड हिम टू बिलीव दैट इट इज़ आल्सो द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इट बिटवीन द सन एंड ईच अदर ऑफ द प्लैनेट्स। उसने यहाँ पे कंक्लूड किया है कि ये एक फोर्स है जो सन और अदर प्लैनेट के दरमियान है, और प्लैनेट को उसने अपने क्या रखा है? अपने ऑर्बिट में रखा है। तो इस फोर्स को उसने कहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इफ ग्रेविटी एक्ट्स बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट, अगर ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान मौजूद है, वाई नॉट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट, क्यों ना तमाम ऑब्जेक्ट के दरमियान हो, ठीक है। दस ही प्रपोज हिज लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। पर इसके बाद उसने क्या किया? अपनी लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पेश की। देखिए यहाँ पे ये मास m1 है और ये मास m2 है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। ये देखें ना, ये बॉडी इस तरफ अट्रैक्ट हो रही है और ये बॉडी इस तरफ, मतलब इसका जो फोर्स है ये है और इसका जो फोर्स ये है, ठीक है। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है या ग्रेविटी कहा जाता है। ग्रेविटी इज ए फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे ज़रा देखिए, और ये जो है ना, ये सेंटर से लेकर इस सेंटर ये डिस्टेंस है, ठीक है। दो मासेज हैं m1 एंड m2। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मासेज इज r। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस r है। According to the law of gravitation, the gravitational force of attraction with which the two bodies masses of m1 m2 separated by a distance attract each other in the figure, ठीक है। जो अकॉर्डिंग टू ला दो मासेज हैं m1 m2 और इसके दरमियान डिस्टेंस r है, और फोर्स को भी मेंशन किया है, ठीक है। इसको डायग्राम में हमने यहाँ पे जाहिर किया है, ठीक है। सो ग्रेविटी फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ मासेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और 1/r² के क्या है? फोर्स और r स्क्वायर जो है ये एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है, ठीक है। सो दोनों को कंबाइन करते हैं ए एंड बी इक्वेशन को। सो इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो अगर आपको यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी नज़र आए तो इसको हटाने के लिए आपको क्या चाहिए? इक्वल चाहिए और कांस्टेंट। तो ये इक्वल है और ये कांस्टेंट है। यहाँ पे जी, कैपिटल जी कांस्टेंट है, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाता है, और इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। ये यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाए तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है? 6.673 टाइम्स 10 पावर माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसकी ये वैल्यू है मैग्नीट्यूड है और ये इसका यूनिट है, ठीक है। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को न्यूटन थर्ड लॉ भी कहा जाता है, एक्शन एंड रिएक्शन। देखिए एक्शन, इन दोनों ये दो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन फोर्सेस का डायरेक्शन जो है ना क्या है? अपोजिट है। और दोनों फोर्सेस जो है ना मैग्नीट्यूड में सेम है। यहाँ पे मैंने फोर्स बड़ा बनाया है, ये बड़ा नहीं है, बिल्कुल सेम इसी तरह है, ठीक है। तो दोनों जो है ना ये क्या है? मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इसको एक्शन एंड रिएक्शन कहा जाता है, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, the two forces which acting in opposite direction mass m1 attract mass 2 with a force f12 and mass m2 attract mass m1 with a force f21। तो देखिए f1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किस पे? मास m1 फोर्स अप्लाई कर रहा है मास 2 पे, यहाँ पे मास 2 फोर्स अप्लाई कर रहा है मास 1 पे। तो जो फोर्स अप्लाई करेगा पहले नंबर पे, ठीक है, और जिस पे फोर्स एक्सर्ट होगा वो सेकंड नंबर पे, ठीक है। विच इज एक्शन। तो इफ सब 1 2 एक्शन है और इफ सब 2 1 ये रिएक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में। सो इफ एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन, माइनस इसलिए कि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये और ये, ठीक है, तो ये फोर्सेज है और दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। सो देखिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल में अट्रैक्ट
ई अर्थ अट्रैक्ट मून एंड मून अट्रैक्ट अर्थ विथ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। इसलिए मून जो है ना अर्थ पे नहीं गिरती और अर्थ जो है ना सन में नहीं गिरती, सही है ना। अगर ये इसमें फोर्स में कमी ज़्यादा हो जाए तो ये ज़ाहिरी बात है, मास का सन का मास ज़्यादा है, सन का मास जो है ना ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली अर्थ जो है ना चली जाएगी उसमें सन में और हम सारे जो है ना गर्क हो जाएंगे। इस तरह नहीं होता, इन दोनों में एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना ये इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। इनवर्स स्क्वायर फोर्स क्यों है यहाँ पे देखिए ज़रा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन क्या है, इनवर्स है, और यहाँ पे आर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। अगर आप आर को 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो फोर्स विल डिक्रीज 1/4 टाइम, ठीक है। अगर आप आर को 3 टाइम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो आपके पास फोर्स जो है ना 1/9 टाइम डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इस डायग्राम में यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स, इट डिक्रीज विद ए फैक्टर ऑफ 4 व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 2 एंड सो ऑन विच शोन इन द फिगर। देखिए अगर आपके पास आर है तो फोर्स आपके पास ये है, अगर आपके पास डिस्टेंस 2 आर है तो फोर्स F/4 है, अगर 3 आए तो F/9 है, अगर 4 आ रहे तो F/16 है, अगर 5 आर डिस्टेंस है तो आप ये देखिए ना यहाँ पे ये फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम है जब आपके पास आर डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो फोर्स विल डिक्रीज। ग्राफ को देखें ना, नीचे आ रहे हैं ग्राफ, तो इसका मतलब है कि फोर्स डिक्रीज हो रहे हैं। ये लाइन और यानी टच नहीं होना चाहिए। अगर आप ये लाइन जो है ना ये लाइन को और इस लाइन को टच करेंगे तो मतलब आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को ज़ीरो कर दिया, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो ज़ीरो हो नहीं सकता। अच्छा, when distance is r then force will be, देखिए F is equal to gm1 m2 divided by r square, so F1 is equal to gm1 m1 m2 divided by r square। अगर आपके पास डिस्टेंस 2 r है तो आपके न्यू फोर्स विल बी डिक्रीज 1/, देखिए इफ 2 न्यू फोर्स है तो इफ डिवाइड बाय 4। अगर आपने डिस्टेंस करें तो आपके पास न्यू फोर्स है ना 1/9 टाइम डिक्रीज। किस तरह डिक्रीज होगा, आप एफ को 9 पे डिवाइड कर दे, ओरिजिनल करें इस 9 पे डिवाइड कर दे तो इस तरह फोर्स डिक्रीज होगा। तो इस तरह देखिए इसको इन्वर्स फोर्स इसलिए कहते हैं, इन्वर्स स्क्वायर फोर्स, कि ये जो है ना आर के साथ स्क्वायर रिलेशन है, ये स्क्वायर क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए न्यूटन ने इसको कहा इन्वर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नोट्स भी मैंने ज़बरदस्त बनाए हैं, तो इसको सीखिए समझे, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।